नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दुनिया की कोई भी ताकत 370 की वापसी नहीं करा सकती। पीएम मोदी का बयान। खबर में आगे जिक्र होगा कि एक हैं तो सेफ हैं। पीएम मोदी ने दिया नारा, बोले जातियों को लड़ा रही है कांग्रेस। खबर में आगे जिक्र होगा कि चीन की हवा निकालने की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप। जापान की तरह कई साल तक फंस जाएगा ड्रैगन। खबर में आगे जिक्र होगा कि सरकार जल्द लाएगी आतंकवाद विरोध नीति। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। और इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि भारत एक महान देश, हमारा रिश्ता आपसे विश्वास पर टिका। पुतिन ने इशारों में अमेरिका को दिया बड़ा संदेश। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। दुनिया की कोई भी ताकत धारा 370 की वापसी नहीं करा सकती। पीएम मोदी का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के धुले में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन सरकार पर बड़ा हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस कश्मीर में फिर से साजिश कर रही है। कांग्रेस कश्मीर को तोड़ना चाहती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में धारा 370 वापसी चाहती है। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो कुछ हुआ आपने देखा। पीएम मोदी ने कहा कि विधानसभा में धारा 370 की वापसी का प्रस्ताव पास हुआ। विधानसभा के अंदर आर्टिकल 370 के समर्थन में बैनर लहराए गए। बीजेपी के विधायकों ने इसका विरोध किया। बैनरों को विधानसभा के बाहर फेंक दिया गया। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में बाबा साहेब का संविधान नहीं चाहती। कांग्रेस महागठबंधन संविधान की झूठी किताब लहराता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ बाबा साहेब का संविधान चलेगा। कांग्रेस पाकिस्तान के एजेंडे को बढ़ावा देना बंद करे। कांग्रेस कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा ना बोले। पीएम मोदी ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाना 21वीं सदी का सबसे बड़ा फैसला था। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। दुनिया की कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी नहीं करा सकती। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का खतरनाक खेल खेल रही है, और ये खेल इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि कांग्रेस कभी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ते नहीं देख सकती। यही कांग्रेस का इतिहास है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक हैं तो सेफ हैं। हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। जहां विभाजन की आग है, वहां की जड़ में कांग्रेस का देश विरोधी राग है। कांग्रेस हमेशा देश को तोड़ने वाले षड्यंत्रों का हिस्सा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक हैं तो सेफ हैं। पीएम मोदी ने दिया नारा, बोले जातियों को लड़ा रही कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के धुले में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया नारा देते हुए कहा कि एक हैं तो सेफ हैं। इस नए नारे को बटेंगे तो कटेंगे का ही रूप माना जा रहा है। एक दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने वाशिम में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि अगर हम एक हैं तो नेक हैं और एक हैं तो सेफ हैं। उन्होंने कहा था कि बटना नहीं है, जब भी हम बटते थे तो कटे थे। धुले में रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का खतरनाक खेल खेल रही है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को कहा कि महाविकास अघाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ना तो पहिए हैं और ना ही ब्रेक है, तथा वहाँ हर कोई ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए लड़ रहा है। राज्य में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर धुले में अपनी पहली रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नीति महायुति गठबंधन ही महाराष्ट्र का तेजी से विकास सुनिश्चित करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन की हवा निकालने की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप। जापान की तरह कई साल तक फंस जाएगा ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, चीन की इकोनॉमी कई मंचों पर संघर्ष कर रही है। इसमें जान फूंकने के लिए सरकार ने हाल में कई घोषणाएं की थी। आने वाले दिनों में भी कई और उपायों की घोषणा की जा सकती है, लेकिन इस बीच अमेरिका में राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो गई है, जो चीनी इकोनॉमी की हवा निकालने की फिराक में है। ट्रंप ने अपने चुनावी भाषणों में चीनी सामान पर 60% तक आयात शुल्क लगाने का वादा किया था। दुनिया के दो सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं वाले देश अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही काफ़ी तनाव चल रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने देश को टेक्नोलॉजी का पावर हाउस बनाना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप की जीत से उनकी योजना को पलीता लग सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन में रियल एस्टेट सेक्टर कई साल से संकट में है और सरकार का कर्ज बढ़ रहा है और बेरोजगारी चरम पर है। खपत में सुस्ती ने चीन की ग्रोथ पर ब्रेक लगा रखा है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में चीनी सामान पर 25% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी। जानकारों का कहना है कि उनके दूसरे कार्यकाल में चीन के लिए परेशानी बढ़ सकती है। IMF ने पहले ही चीन की इकोनॉमी के लिए अपने अनुमान को कम कर दिया है। इस साल देश की इकोनॉमी के
4% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है, जबकि सरकार ने 5% का लक्ष्य तय रखा है। अगले साल इसके 4.5% रहने का अनुमान है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार जल्द लाएगी आतंकवाद विरोधी नीति, गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को आतंकवाद को लेकर बड़ी बात कही। अमित शाह ने कहा कि सरकार आतंकवाद, आतंकवादियों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र से लड़ने के लिए शीघ्र ही एक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति लाएगी। गृह मंत्री ने गुरुवार को आतंकवाद निरोधक सम्मेलन में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके विरुद्ध ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती। इसी वजह से सभी सुरक्षा एजेंसियों, केंद्रीय और राज्य को निकट समन्वय के साथ काम करना चाहिए। साथ ही संयुक्त रणनीति बनाने के अलावा खुफिया जानकारी साझा करनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत एक महान देश, हमारा रिश्ता आपसी विश्वास पर टिका, पुतिन ने इशारों में अमेरिका को दिया बड़ा संदेश। जी दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत एक महान शक्ति है, हिंदुस्तान वैश्विक महाशक्तियों की सूची में शामिल होने का हकदार है। भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में किसी भी अन्य देश की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। रूसी शहर सोची में गुरुवार को वालदाई डिस्कशन क्लब को पुतिन ने संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि रूस भारत के साथ सभी दिशाओं में संबंध विकसित कर रहा है। दोनों देश के बीच द्विपक्षीय संबंधों में काफी हद तक विश्वास है। पुतिन ने कहा कि भारत को निस्संदेह महाशक्ति की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। इसकी 1.5 अरब की आबादी दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं में प्राचीन संस्कृति और आगे की विकास संभावनाओं के साथ सबसे तेजी से बढ़ रही है। पुतिन ने कहा कि भारत एक महान देश है, 1.5 अरब की आबादी के साथ जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश है। हम भारत के साथ सभी दिशाओं में संबंधों को मजबूत बनाने पर काम कर रहे हैं। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब सिंगापुर पहुंचे जयशंकर, पीएम मोदी के मिशन को कर रहे पूरा। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया का सफल दौरा करने के बाद अपने अगले मिशन पर शुक्रवार को सिंगापुर पहुंच गए हैं। वहां उन्होंने सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री गान किम योंग से मुलाकात की और उनके साथ द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने की तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेताओं की इस बातचीत में औद्योगिक पार्क, नवाचार और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। जयशंकर 2 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में सिंगापुर पहुंचे हैं। जयशंकर ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की थी, जहां भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूत करने के लिए उन्होंने द्विपक्षीय साझेदारी की और आगे बढ़ाया। इसके साथ ही कनाडा के ब्रम्पटन में हिंदुओं के मंदिर पर हमला के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करके उन्होंने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को भी हैरान कर दिया। अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लश्कर तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, श्रीनगर ग्रेनेड हमले में थे आरोपी। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर ग्रेनेड हमले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान ओसामा यासीन शेख, उमर फैयाज शेख और अफनान मंसूर शेख के रूप में हुई है। बता दें कि श्रीनगर में 3 नवंबर को हुए ग्रेनेड हमले में 12 लोग घायल हो गए थे। आईजीपी कश्मीर वीके बिर्दी ने बताया कि 3 नवंबर को श्रीनगर में ग्रेनेड हमले की घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादियों और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ यूएपीएफ के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। बिद्री ने बताया कि पूछताछ में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों को पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से निर्देश मिले थे, जिसके बाद उन्होंने श्रीनगर के रविवार बाजार में ग्रेनेड फेंके। इस हमले में 12 नागरिक घायल हुए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रंप का 100 दिन का एजेंडा, अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालने का प्लान, भारी टैरिफ लगाने की तैयारी, चीन की बढ़ाएंगे टेंशन। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका की राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। वो जनवरी महीने में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। उन्होंने अपनी चुनावी रैलियों में 100 दिन का प्लान साझा किया। दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में ट्रंप अपनी आक्रामक नीतियों को लागू करेंगे। वो जो बाइडेन प्रशासन के कई फैसलों को पलटने की तैयारी में है। अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और महंगाई को लेकर ट्रंप बड़ा फैसला लेंगे। ट्रंप के प्लान में प्रवासियों का बड़े पैमाने पर निर्वासन, विदेशी वस्तुओं पर भारी टैरिफ शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी इन दिनों आदेश तैयार करने में व्यस्त हैं। यह आदेश ट्रंप के 100 दिन के एजेंडे को पूरा करने में मदद करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को सीएम योगी देंगे सौगात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को सौगात देंगे। देव दीपावली पर 15 नवंबर को सीएम योगी का आगमन वाराणसी में होने जा
जा रहा है। इस दौरान सीएम योगी यहां के सबसे प्रसिद्ध हो चुके नमो घाट का लोकार्पण करेंगे। यूपी का दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी पहली बार वाराणसी को कोई सौगात अपने हाथों से देंगे। दूसरी बार सीएम बनने के बाद योगी वैसे तो वाराणसी कई बार आए, लेकिन यहाँ के लोगों को सौगातें पीएम मोदी के हाथों ही मिलती रही है। वाराणसी जिला प्रशासन ने सीएम योगी के आगमन की तैयारियां शुरू कर दी है। नमो घाट के लोकार्पण के साथ ही सीएम योगी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जनसभा के मद्देनजर मंच आदि बनवाने के कार्य में जिला प्रशासन जुट गया है। घाट पर अतिथियों और अन्य लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। दोस्तों, वाराणसी में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली गंगा के सबसे ऊपर में अंतिम घाट खिड़किया से आदि केशव के बीच करीब 1.5 किलोमीटर परिक्षेत्र में नमो घाट का निर्माण कराया गया है। पिछले कुछ सालों में यह घाट सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है। यहाँ पर्यटक ही नहीं, स्थानीय लोग भी पिकनिक मनाने के इरादे से आते हैं। अब लंबे इंतजार के बाद देव दीपावली पर मुख्यमंत्री लोकार्पण करने जा रहे हैं और ये घाट नमस्कार मुद्रा वाली 25 फीट और 75 फीट ऊंची स्कल्पचर प्रतिमाओं की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका में ट्रंप की जीत के बाद भी नहीं डरा ईरान, इजराइल को दिखाई आंख, हमले की फिर दी बड़ी धमकी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को जीत हासिल हुई है। अपने चुनाव प्रचार में ट्रंप लगातार गाजा युद्ध का जिक्र करते रहे। इसके अलावा वो इजराइल के समर्थन की भी बात कर चुके हैं। ट्रंप की जीत के बावजूद ईरान डरा नहीं है और उसने इजराइल के खिलाफ एक बड़ा हमला करने की धमकी दे दी है। यह हमला पिछले महीने ईरान पर हुए इजराइल के हमले के जवाब में किया जाएगा। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के उप प्रमुख अली फदावी ने कहा कि जर्नलिस्ट के पास हमसे मुकाबला करने की ताकत नहीं है और उन्हें हमारी प्रतिक्रिया का इंतजार करना होगा। हमारे डिपो के पास इसके लिए पर्याप्त हथियार हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर क्या एलन मस्क के लिए खुलेंगे भारत के दरवाजे? सैटेलाइट इंटरनेट पर आया बड़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव जिताने के लिए काफ़ी मेहनत की है। उन्होंने न केवल ट्रंप का खुलकर समर्थन किया बल्कि भारी मात्रा में डोनेशन भी दिया। ट्रंप की जीत की खुशी के बाद मस्क के लिए भारत से अच्छी खबर आई है। सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी स्टारलिंक के मालिक मस्क भारत में भी अपनी सर्विस लाना चाहते हैं। भारत सरकार के ताज़ा फैसले से उनके लिए भी दरवाजे खुल जाएंगे। कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन का बड़ा ऐलान किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाएगा, न कि नीलामी की जाएगी। भारत की मुख्य टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के मुकेश अंबानी और एयरटेल सुनील मित्तल ने भी इसकी मांग की है। दोनों भारतीय अरबपति बिजनेसमैन की मांग के अनुरूप स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जा सकता है। कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने साफ किया है कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम मुफ्त नहीं किया जाएगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके लिए कीमत तय करेगी। सिंधिया ने कहा कि हर एक देश को इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का पालन करना होगा, जो स्पेस या सैटेलाइट में स्पेक्ट्रम के लिए पॉलिसी तैयार करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है और ITU असाइनमेंट के आधार पर स्पेक्ट्रम दिए जाने के मामले में बहुत स्पष्ट रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप आज दुनिया भर में देखें, ऐसा कोई देश नहीं दिखता जो सैटेलाइट के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करता हो। भारत डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए यूनाइटेड नेशंस एजेंसी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन का सदस्य है। मस्क की स्टारलिंक और अमेजॉन के प्रोजेक्ट कुइपर जैसे ग्लोबल काउंटरपार्ट्स ने प्रशासनिक आवंटन का समर्थन किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वन रैंक वन पेंशन के 10 साल, पीएम मोदी बोले ये है एक ऐतिहासिक पहल। जी हाँ दोस्तों, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा लागू किए गए वन रैंक वन पेंशन स्कीम को 10 साल हो गए हैं। पीएम मोदी ने इस मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट किया और कहा कि इस योजना को लागू हुए 1 दशक बीत गया है और इससे लाखों पेंशन धारकों को फायदा हुआ है। गौरतलब है कि वन रैंक वन पेंशन की शुरुआत 1 दशक पहले आज ही के दिन की गई थी और इसके तहत रिटायरमेंट की तारीख से अलग समान रैंक पर रिटायर हुए और समान अवधि के लिए सेवाएं देने वाले सैन्य कर्मियों को समान पेंशन मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के 10 साल पूरे होने के मौके पर सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि यह हमारे पूर्व सैन्य कर्मियों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। OROP को लागू करने का फैसला हमारे नायकों के प्रति हमारे देश की कृतज्ञता की पुष्टि करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तानी सेना प्रमुख की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती, ईरानी सुरक्षा गार्ड ने मीटिंग में घुसने से रोका। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की पाकिस्तान में ही ज़बरदस्त बेइज्जती हुई है। इस बेइज्जती का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे ईरानी उप विदेश मंत्री अब्बास अरागची के सुरक्षा गार्ड ने जनरल मुनीर को मीटिंग में घुसने से रोक दिया। इस दौरान साथ आ रहे पाकिस्तानी अधिकारी ने ईरानी सुरक्षा गार्ड से जनरल मुनीर का परिचय कराया, तब उन्हें मीटिंग हॉल में जाने की अनुमति मिली। ईरानी उप विदेश मंत्री अब्बास अरागची द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर हैं। वर्तमान में पाकिस्तान ईरान सीमा पर हलचल मची हुई है। कई हथियारबंद विद्रोही समूह सीमा पर लगातार हिंसक गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं। इससे जितना ईरान परेशान है उतना ही पाकिस्तान भी। कुछ महीने पहले दोनों देशों ने एक दूसरे की सीमा के अंदर बमबारी भी की थी। इसके बाद दोनों देशों में तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पराली जलाने पर अब 30,000 रुपये तक लगेगा जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र ने डबल कर दी पेनल्टी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र ने पराली जलाने पर जुर्माना को दुगना कर दिया है। नए लिए गए सख्त फैसले के मुताबिक 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को 5,000 रुपये, 2 से 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को 10,000 रुपये और 5 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों को पराली जलाने पर 30,000 रुपये जुर्माना देना होगा। बता दें कि बीते महीने के आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने भी पराली जलाने से प्रभावित राज्य सरकारों को कम जुर्माने के लिए फटकारा था। इसके बाद केंद्र ने जुर्माने की राशि बढ़ाई है। केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर सख्त रुख अपनाते हुए जुर्माने की राशि में दोगुनी वृद्धि की है। नए नियमों के अनुसार अब 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को पराली जलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। वहीं 2 से 5 एकड़ वाले किसानों को 10,000 रुपये और 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन वाले किसानों पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ये नियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत संशोधित किए गए हैं। अधिनियम की धारा 25 की उपधारा 2 के खंड H का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने नियमों को संशोधित करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का अधिरोपण, संग्रहण और उपयोग संशोधन नियम 2024 के रूप में पारित किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का कांग्रेस पर हमला, कहा राहुल गांधी नहीं करते संविधान का सम्मान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नागपुर में संविधान सम्मेलन के आयोजन को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने नागपुर में संविधान सम्मेलन किया लेकिन वो संविधान का सम्मान नहीं करते। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान का अपमान करने के बाद कांग्रेस को उनके बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार करने गए किरण रिजिजू ने मल्लिकार्जुन खड़गे की पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो शब्द कहे हैं उनसे मैं बेहद दुखी हूं। यह आपत्तिजनक है। आज पूरी दुनिया के लोग पीएम मोदी से प्रेरणा ले रहे हैं। कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुने जाने के बाद पीएम मोदी से बात की है। मैं पूरी दृढ़ता से कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों की निंदा करता हूं। किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस कहती है कि वो जम्मू कश्मीर में धारा 370 बहाल किया जाएगा, जबकि इसके चलते वहां आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई और वहां के SC/ST वर्ग को आरक्षण दिया। कांग्रेस इस तरह लोगों को गुमराह नहीं कर सकती। अगर हम कांग्रेस की करनी को नहीं समझेंगे तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगियों को सबक सिखाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने भी जो भी घोषणाएं की हैं उन पर कोई भरोसा नहीं करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह का बड़ा बयान, बोले आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 के उद्घाटन सत्र को गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। शाह ने साफ तौर पर कहा कि हम आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गृह मंत्री ने कहा कि आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाए रखने के लिए अब तक 36,468 पुलिसकर्मी अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। मैं आज उन सभी को सर्वोच्च बलिदान देने की उनकी भावना के लिए श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और देश की ओर से उनके परिवार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। शाह ने कहा कि पीएम मोदी के देश का प्रधानमंत्री बनने के 10 साल के अंदर भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ ठोस रणनीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के उनके नारे को आज न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। भारत के अंदर आतंकवाद से लड़ने का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हो चुका है, हालांकि अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के आह्वान की दुनिया ने सराहना की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ।
अपराधियों पर हो कड़ी कार्रवाई, ब्रैम्पटन मंदिर हमले को लेकर भारत का कनाडा को अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने कनाडा के ब्रैम्पटन स्थित मंदिर पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत कनाडा सरकार से इस अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की उम्मीद करता है और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील करते हैं। ब्रैम्पटन में मंदिर में हुए हमले के बाद भारत सरकार ने कनाडा में कुछ कॉन्सुलर सेवा शिविरों को रद्द करने का फैसला लिया है, क्योंकि वहां उचित सुरक्षा व्यवस्था की कोई गारंटी नहीं दी गई है। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हम उन शिविरों को ही जारी रखेंगे जहां सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। ब्रैम्पटन स्थित मंदिर पर हुए हमले की घटना ने भारत और कनाडा के रिश्ते में फिर से खटास ला दी है और यह हमला कनाडा के ओंटारियो के ब्रैम्पटन शहर में स्थित एक हिंदू मंदिर पर हुआ था, जहां लोग पूजा कर रहे थे। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी ने ट्रंप को दी बधाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 के नतीजे आ गए हैं। इसके साथ ही रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं।